हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का दोस्त, आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलो दोस्तों, आज फिर से क्विज को आगाज कर दिए हैं, उसी मूड में उसी मिजाज में। आज मैं स्टार्ट किया हूं मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। तो बताओ बाबू, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। अगर कहेगा तो अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन कहाँ से? अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। दुनिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ बना था? अमेरिका कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है। 1779 में 1700 वहां पर संविधान बनकर तैयार हो गया। ठीक है। वहां पर संविधान लागू हुआ था 1779 में। ठीक है। अगर पूछेगा कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका के। कहाँ के? अमेरिका के। भारत के संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन सा ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है, यानी लिखित रूप में नहीं है? एकमात्र विश्व में देश है ब्रिटेन, यानी इंग्लैंड कह सकते हो। इंग्लैंड का संविधान बाबू अलिखित है, वहां पर लिखित रूप में नहीं है। यानी जैसा घटना होता है उस हिसाब से उसको सजा मिलता है। बात समझ में आ गया ना? अच्छा, आ जाओ। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। इसका वर्णन भाग तीन में अनुच्छेद अगर कहेगा तो 12 से 35 किया जाता है। ठीक है। अच्छा देखो, संविधान के भाग 3 में है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। यानी मूल अधिकारों के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है, यानी आपके अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं, आप न्यायालय जा सकते हैं। अदरवाइज आप अगर नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन होता है या आप पर फॉलो नहीं होता है तो आपका सुनवाई नहीं होगा। बात समझ में आ गया ना? उस पर आप कानूनी रूप से कार्रवाई नहीं करवा सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकार का आपका हनन होगा तो उस पर कार्रवाई होगा। अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत क्या होगा? उसका उपचार होगा। ठीक है। अच्छा, आ जाओ। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखो, अगर राष्ट्रीय आपात कहा जाए, कौन सा? राष्ट्रीय आपात 352। राष्ट्रीय आपात 352 के तहत क्या किया जाएगा बाबू? राष्ट्रीय आपात 352 के तहत कि देश में अगर आपातकाल लागू हो तो आपका मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा, यानी छीना जा सकता है। या कौन सा अधिकार रह जाएगा? तो आपको जीवन जीने का अधिकार अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में, यानी अनुच्छेद 20 और 21 आपका क्या रहेगा? बरकरार रहेगा। वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। ये ना कि आपातकाल लगा है किसी को शोषण कर दो, किसी के हत्या कर दो, किसी को कुछ कर दो, तो अपराध करेंगे तो आपको सजा मिलेगा उस टाइम। यानी ये चीज बरकरार रहेगा। और दूसरा, आपको जीवन जीने का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 21। अच्छा, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे बाबू? 7 गो। मूल संविधान में कितने? 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को हटा करके 19 के एफ से हटा करके 19 के हटा करके उसको 300 के अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया। अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया। बात समझ में आ गया ना? तो यह एक मौलिक अधिकार घट गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो बताओ वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार है। अच्छा, कहा जाए कि संविधान निर्माण के समय मौलिक अधिकार की संख्या कितना था? तो कितना? मौलिक अधिकार 18 उस समय था रे। अरे 7 अभी ना बताया मैं। ठीक है। 1931 में कराची अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्ष थे। 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अच्छा बताओ तो बबुआ, एगो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान निर्माण के समय कितना था? मौलिक मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान निर्माण के समय कितना था? मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान निर्माण के समय कितना था? बताओ। मौलिक कर्तव्यों की संख्या संविधान निर्माण के समय 0 था। कोई मौलिक कर्तव्य नहीं था। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, कोई दिक्कत है? यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या कर दिया गया? जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति के। तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, 10 है। लेकिन क्या हुआ कि 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा बाबू? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। शिक्षा के अधिकार को मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया। प्रत्येक गार्जियन का यह फर्ज है कि अपने बच्चे को शिक्षा देंगे। समझ में आ गया ना? यह मौलिक कर्तव्य में शामिल कर दिया गया। कब? 2002 में, यानी 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। अब वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो गई है? 11। पहले था 10, अब 1 बढ़ गया। कितना हो गया? 11। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्य किसके सुझाव पर लागू हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलो, 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। 1931 के कराची अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में, पाकिस्तान वर्तमान में। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। देखो, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है। कौन कौन? तो समता या समानता के अधिकार 14 से 18। समता या समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता के अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा। देखो, समता या समानता के अधिकार में बाबू अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता, यानी इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान है। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान है। उसमें ये नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति है, यानी कोई बलवान व्यक्ति है, कोई ताकतवर है पैसा से, धन से, तो कानून उसके लिए अलग है, या एक गरीब व्यक्ति है तो उसके लिए कानून अलग है। यानी दोनों के लिए क्या है? कानून सेम है। तो समता या समानता के अधिकार किस में है? अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर अगर आप भेदभाव करते हैं तो यह क्या है? अपराध है। क्या है? अपराध है, यानी निषेध है, प्रतिबंधित है। कि कोई व्यक्ति मान लो बॉम्बे से के रहने वाला है, अगर वो बिहार में आके रह रहा है, अगर आप उससे गलत बर्ताव कर रहे हो तो ये क्या है? अपराध है। कोई महिला कोई पुरुष में बर्ताव कर रहा है, फर्क कर रहा है, या हीन भावना से देख रहा है जाति के आधार पर, कि वो छोटा है, वो बड़ा जात के है, वो छोटा जात के है, तो इस आधार पर भी आपको दोष ठहराया जा सकता है। यानी अगर आप भेदभाव करते हैं तो भेदभाव करना निषेध है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका मतलब है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधी विषय पर सभी नागरिकों का अवसर। यानी कहने का मतलब है बबुआ कि कोई भी नौकरी का फॉर्म निकलेगा या कोई भी चीज में अवसर निकलेगा तो सभी वर्गों के लोगों, यानी सभी नागरिकों का उसमें अवसर मिलेगा। जैसे मान लो बिहार पुलिस हो गया, ऐसा थोड़े ना है कि उसमें जनरल कास्ट भरेगा, ईबीसी नहीं भरेगा, ओबीसी भरेगा, एससी एसटी नहीं भरेगा। समझ में आ गया? ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। सभी नागरिकों का अधिकार है, सभी नागरिकों का अधिकार है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत, कि हम उसमें टच नहीं करेंगे। वो निम्न वर्गीय कुल के है, मैं अपर वर्गीय हूँ,
मैं उसमें टच नहीं करूंगा, मैं उसके साथ नहीं खाऊंगा, मैं उसके साथ नहीं घूमूंगा, तो ये निषेध है। क्या है बाबू, ये निषेध है। अच्छा, अनुच्छेद 18 के बात करें तो उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत ही कोई व्यक्ति, मान लो सेना या विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी व्यक्ति राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। देखो ध्यान से, कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति के नाम की उपाधि कोई भी राज्य नहीं दे सकता है। कोई भी राज्य, अगर देश स्तर पर उसको मिल सकता है, या सेना या विधा संबंधी सम्मान के लिए अगर कोई सेना में है, उसको कोई सम्मान के जरिए उसका कोई नाम दिया जाता है, तब तो ठीक है, ठीक है, उपाधि मिल रहा है तब तो ठीक है। लेकिन ऐसे आपको कोई राज्य सरकार उपाधि नहीं दे सकता है, या बिना राष्ट्रपति के परमिशन से आप किसी अन्य देश से उपाधि नहीं ग्रहण कर सकते हैं। मान लो अमेरिका दे रहा है कि इसको, कि हाँ रमेश है, मोहन है, इसको हम ये चीज का उपाधि दे दें, तो बिना राष्ट्रपति के परमिशन के आपको उपाधि ग्रहण नहीं करना है। समझ में आ गया उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के तहत ही भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में देखो क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अनुसार, तो देखो अनुच्छेद 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के तहत ही पत्रकारिता है। अनुच्छेद 19 के ए में ही पत्रकारिता का जिक्र है। नहीं माइक ठेका देता है कि बोलिए कैसे घटना हुआ, पत्रकार है, तो उसका 19 के ए में अधिकार है, उसका स्वतंत्रता है। ठीक है। हाँ, लेकिन वो भी अगर अगला व्यक्ति बोलना चाह रहा है तब, अब उससे जबरदस्ती आप नहीं कर सकते हैं कि आप इस चीज पर बोलो ही बोलो। बात समझ में आ गया ना, उसका अपना स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के बी के तहत शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। यानी बी से क्या होता है कि मान लो ए में तो बोलने की स्वतंत्रता हो गया, अब बी में सभा करने की स्वतंत्रता, बी में हाँ। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है कि आप कोई भी संघ बना सकते हैं। देखते हो ना, छोटा छोटा दल बना रहता है, समझ में आ रहा है ना। तो आप मान लो ये कौन सा शिव चर्चा के है, कोई गायत्री मंत्र का संघ है, तो ये सब संघ बनाने की स्वतंत्रता संविधान देता है। कौन सा संविधान। यानी आप किसी को संघ बनाने से रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि 19 के सी कहता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है। अच्छा, 19 के डी कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन, यानी भारत के आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, आ सकते हैं। समझ में आ गया ना। अच्छा जी, ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। यानी पहले था जम्मू कश्मीर अपवाद में, लेकिन अब वो भी हट गया, 370 धारा हट गया। यानी आप अब जम्मू कश्मीर में भी जाकर रह सकते हैं, घूम सकते हैं, जमीन ले सकते हैं। यानी भारत के किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं। मान लो बिहार के आदमी है, राजस्थान में जमीन ले लिया, राजस्थान का निवासी हो गया। बॉम्बे में रह रहा है, बॉम्बे का निवासी हो गया और जमीन ले सकता है। समझ में आ रहा है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता है। कहें कि 19 के ई कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, और डी कहता है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। ऐसा होता है क्या कि बिहार से अगर मान लो बंगाल चला गया तो तुमको काट दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है, आपको जाने की स्वतंत्रता है। अच्छा, 19 के जी कहता है, 19 के एफ में तो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा करके अनुच्छेद 300 के ए में कर दिया गया। लेकिन 19 के जी बाबू क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति व्यापार एवं आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ये यादव है तो वो भैंस ही चराएगा, वो दुकान भी खोल सकता है। कोई पाल है तो भेड़ ही चराएगा, या कोई अन्य कास्ट है तो अपना खुद का जीविकोपार्जन करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके जाति आधारित। अब हरिजन है तो वो जूता सिएगा, ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी अपना बिजनेस व्यवसाय चला सकता है। कौन सा, अनुच्छेद 19 के जी के तहत। बात समझ में आ गया ना। यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी जीविका चला सकता है। समोसा छानना है तो केवल साहु जी लोग ही नहीं छानेंगे, हलवाई ही नहीं,
दूसरे लोग भी छान रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के जी में। अब देखो अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण करा है कि इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को, देखो कोई भी व्यक्ति, ठीक है, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ 1 बार सजा मिलेगी। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 बार सजा मिलेगी। अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी व्यक्ति है उसके स्वयं के विरुद्ध, अब हम न्यायालय में गए, हम ही दोषी हैं, हमको बुलवाया जा रहा है कि तू बोल कि हम गलती किए हैं, जबरन, तो जबरन आप उसको नहीं फोर्सली बुलवा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। यानी किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में क्या है बाबू? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त इसके जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है। अच्छा देखो, अनुच्छेद 21 के क में है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त चलो दोस्त, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध कौन? अनुच्छेद 22। इसके तहत क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक तो हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जो भी व्यक्ति ले गया है आपको हिरासत में, उसको कोर्ट के समक्ष हिरासत के लेने का कारण, आपको हिरासत के कारण बताना होगा कि आपको किस लिए हिरासत में लिया है। दूसरा कि 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश करेगा, कोर्ट में पेश करेगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। किसको? विटनेस को। अरे जो गया है हिरासत में लिया गया है जिसको, ठीक है, कोई दिक्कत है कि वह उसने अपने मन पसंद से वकील सलाह से लेने का अधिकार है कि हम इसको वकील रखेंगे, वो रख सकता है। ठीक, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 23 क्या कहता है बाबू, बताओ? अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। यानी इसके द्वारा किसी व्यक्ति के खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। अगर वो कहता कि सामान हम नहीं देंगे, मान लो तुम्हारे दुकान पर गया, बोला कि 100 रुपया में दे दो, तुम बोला कि नहीं हम 120 का सामान है, 100 में नहीं देंगे, तो उसके द्वारा जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता है तुमसे। या अगर आप काम पर हो, किसी के काम कर रहे हो, तो आपको जबरन नहीं खटा सकता है। नहीं होता है कि जबरदस्ती करके आपको नहीं खटा सकता है, वो अपराध है। क्या है? वो शोषण है, और शोषण एक क्या है? अपराध है। तो अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक है। अच्छा, जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। आपको राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 देखो, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 क्या कहता है बाबू? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। यानी 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यानी बाबू कहने का मतलब है कि 14 वर्ष से कोई भी कम आयु के बच्चा है तो उसको किसी कारखाने या खानों में किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है। ठीक है, ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आ जाओ,
धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, अनुच्छेद 25 कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख धर्म के लोग क्या करते हैं कि कृपाण, कंघी, केस माने बाल बढ़ाते हैं, ठीक है। ये सब चीजें क्या करते हैं, धारण करते हैं, अनुच्छेद 25 के तहत ही। अच्छा, अनुच्छेद 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी कह रहा है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने की विधि संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर धर्म के लिए संस्थान की स्थापना कर सकता है या कोई भी धार्मिक कार्य करा सकता है, उसके लिए वह संपत्ति इकट्ठा कर सकता है और स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार भी है कि अगर कहीं मेला देखते हो ना लगता है या कोई बड़ा कार्य होता है तो वहां पर प्रशासन आ जाता है, पुलिस आ जाता है। तो ये अनुच्छेद 26 कहता है, अनुच्छेद है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक अनुष्ठान करता है, ठीक है, या किसी संस्था की स्थापना करता है सर्वसम्मति से और सबका संपत्ति से इकट्ठा करके, तो उसका रख रखाव प्रशासन का भी जिम्मेवारी है कि वो सही से काम को सफल करें, बनाए, ठीक है। अच्छा, अनुच्छेद 27 क्या है कि राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति व पोषण व्यय के लिए किया गया है। यानी कह रहा है कि 27 की कोई भी व्यक्ति को ये जबरन नहीं किया जा सकता है कि वो कर दे अगर वह पैसा, अगर वह धन किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए रखा गया हो। नहीं होता है कि कोई मंदिर के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है, मान लो 10 लाख हो गया, 20 लाख हो गया, तो पैसा पर टैक्स नहीं लगाएगा सरकार। क्यों? क्योंकि वह धार्मिक स्थल को बनाने के लिए है। समझ में आ रहा है ना? यानी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति के लिए अगर इकट्ठा हो रहा है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः, अच्छा एक और चीज तुम लोग को दिखा देता हूँ अनुच्छेद 27 के बारे में। देखो, जितना हीरो हीरोइन या कोई व्यक्ति देखते हो कौन बनेगा करोड़पति में जीतता है ना, तो बोलता है कि चाइल्ड मैं चैरिटी में दूंगा, या कैंसर वाले चैरिटी जो होता है संस्था उसको डोनेट करूंगा। समझ में आ रहा है ना? या कोई मान लो अनाथ आश्रम में डोनेट करता है, तो अगर ये सब डोनेट करोगे तो तुम्हारा गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा। समझ में आ गया ना? गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा, अन्यथा आपको 30% टैक्स काट लेगा। मामला समझ में आ रही है कि नहीं? कोई दिक्कत है? अब बुझा रहा है ना कि अगर वो किसी चैरिटी को आप डोनेट कर रहे हो तो उस पर कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगा, ठीक है। चलो, कह रहा है कि अनुच्छेद 28 कह रहा है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी राज्य विधि से पोषित है अगर कोई, जैसे जितना भी सरकारी स्कूल हो गया, तो ये सब में क्या कह रहा है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी उसमें कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये जैन धर्म की शिक्षा या बौद्ध धर्म की या हिंदू धर्म की या ईसाई धर्म के या मुस्लिम धर्म की, आपको कोई भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक, देखते हो सरकारी में कहीं होता है कि जैन धर्म की पढ़ाई हो रहा है या हिंदू धर्म की पढ़ाई हो रहा है, यानी धार्मिक पढ़ाई नहीं होगा। ये पूर्णतः अवैध है, यानी इलीगल है, अपराध है अनुच्छेद 28 के तहत, ठीक है। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी अगर मान लो व्यक्ति है, विद्यार्थी को कोई भी शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने के बाध्य नहीं कर सकता है। सरस्वती जी रखाइल बड़ी, मुस्लिम का लड़का है, वो कह रहा है कि हम नहीं आएंगे, तो उसको जबरन नहीं बुला सकते, जबरन नहीं बुला सकते। या मान लो इन लोग का कुछ अलग वहां पर रखाया है, मान लो इमामबाड़ा रखाया है, हिंदू का लड़का है, तो उसको ये जबरन नहीं कह सकता है कि आओ मेरे पर्व में। बात समझ में आ रहा है ना? यह अपराध है। क्या है बाबू? अपराध है, ठीक है। अनुच्छेद 28 कहता है, 28 कहता है, या उसको अब ये कह रहा है कि नहीं मेरा कुरान के बात सुनो, तो तुमको सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। या तुम कह रहे हो कि मेरे गीता का बात सुनो, तुमको सुनना ही पड़ेगा,
तो ये बाध्य नहीं कर सकते हैं, क्या है, अपराध है। ठीक है, अनुच्छेद 28। के तहत। अच्छा, अनुच्छेद 29 और 30 क्या कहता है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29, इसके तहत कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग, देखो अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, जिसकी संख्या कम हो। हिंदू अल्पसंख्यक में नहीं आएंगे, मुस्लिम आएंगे, ईसाई आएंगे, सिख आएंगे, बौद्ध आएंगे, जैन आएंगे, पारसी आएंगे, ये सब क्या है, भारत में अल्पसंख्यक है। क्या है, यानी इन लोग की संख्या क्या है, भारत में कम है। तो कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। अगर धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भाषा के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। मामला समझ में आ रहा है ना। कोई मुस्लिम है, अगर वो कह रहा है कि हम कोई कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, तो उसको ये नहीं कहेगा कि आप हरिजन हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप जैन हो। इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है, यानी सबके लिए क्या है, एक समान है। अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 30 कहता है बबुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। कहने का मतलब है बाबू कि कोई भी जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया, जो भी हो गया धर्म, अगर वह शिक्षण संस्थान, मान लो ITI संस्थान, पॉलिटेक्निक संस्थान या कोई कॉलेज और स्कूल खोल रहे हैं, तो उसको चलाने से आप नहीं रोक सकते हो। और सरकार जो अनुदान देता है कॉलेज को, जैसे अनुदान मिलता है ना सरकार की तरफ से, तो वो अनुदान देने में कोई कटौती नहीं करेगा, यानी जो सबको मिल रहा है वहीं इसको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग कास्ट के है, अलग धर्म के है तो इसको नहीं दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। यानी उसको कोई भी शिक्षण संस्थान चला सकता है और उसको अनुदान देने में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं किया जाएगा। अब आ गया कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकार हनन होगा तो आप अनुच्छेद 32 का सहारा लेंगे। किसका, अनुच्छेद 32 का सहारा। अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार के रीट जारी होता है। अनुच्छेद 32 के तहत ही 5 प्रकार के बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक तो 24 घंटा के समक्ष आपको बंदी बना सकता है। उस व्यक्ति को प्रार्थना पर जारी किया जाता है कि यह समझा जाता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करें। न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिपोर्ट लिखता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति को अगर बंदी बनाया गया है तो उसको न्यायालय के समक्ष इतना तारीख या इतना समय पर आप उपस्थित करें कोर्ट के समक्ष। परमादेश, परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है और इस प्रकार आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी के उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। यानी परमादेश में बाबू क्या होता है कि परमादेश में आदेश जारी किया जाता है कब, कि जब कोई पदाधिकारी अपने कार्य का अच्छी तरीका से निर्वहन नहीं करता है। मान लो हेडमास्टर है या सो जा रहे हैं आके, और स्कूल के टीचर है या सो जा रहा है, तब कोर्ट क्या जारी करेगा, परमादेश। कह रहा है कि परमादेश उसको जारी होता है जब कोई अधिकारी पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है, तब उसके खिलाफ कौन सा जारी होता है, रीट, परमादेश। कौन सा, परमादेश। समझ में आ गया। एक होता है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा निम्न न्यायालयों व अर्ध न्यायालयों द्वारा अर्ध न्यायाधिकरणों को जारी करते हैं। ठीक है, देखो प्रतिषेध लेख ये करता है, प्रतिषेध लेख मतलब निषेध, माना कर रहा है। इसका कहने का मतलब है बबुआ कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने से निम्न न्यायालयों या अर्ध न्यायालयों को यह आदेश देता है कि ये मामला तुम्हारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तुम मेरे पास भेजो, तुम मेरे पास जैसे मान लो सासाराम में कल गई हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मर्डर हो जाता है, तो उसको तुरंत कहेगा हाई कोर्ट की मेरे पास भेजो। समझ में आ गया ना। हाई कोर्ट से हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट भी ले सकता है। समझ में आ गया, बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाए तो।
क्योंकि यह क्या करेगा, उसको एक लेटर लिखेगा प्रतिषेध लेख कि यह जो मामला है आपके अधिकार से क्षेत्र से बाहर है, आप कृपया करके मेरे को ट्रांसफर करें, ना होला कि तोरा बस के बात नहीं खे तो जल्दी हमारा के ट्रांसफर कर, बुझा गई ले। हाँ, कब, जब बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाएगा या कोई वैसा स्थिति आ गया तब। उत्प्रेषण कब जारी होता है बबुआ, तो इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। यानी क्या करेगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को यह उत्प्रेषण जारी करेगा, कहेगा कि तुम्हारे पास मान लो कोई 4 साल 5 साल से केस पड़ा हुआ है, उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, तो कहेगा कि लंबे समय से लंबित मुकदमों को, यानी बहुत लंबा समय से अगर लंबित कोई मुकदमा है तो उसको क्या करो, न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में भेजो, वरिष्ठ न्यायालय में भेजो। अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय ने अधिकार परीक्षा के आदेश द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि किस अधिकार से आप कार्य कर रहे हो। मान लो बबुआ, अगर हेडमास्टर नहीं है या डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब नहीं है और उसके बदले कोई दूसरा व्यक्ति कार्य कर रहा है, तब ये कोर्ट पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछेगा कि बताओ आप किस अधिकार से आप अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, ठीक है, यानी किस अधिकार से आप इस पोस्ट पर बैठे हैं, समझ रहे हो ना। तो यह अधिकार परीक्षा लेख के तौर पूछा जाता है कि आप किस अधिकार से, किस उस व्यक्ति के बदले आप काम कर रहे हो। या इलीगल है ना कि डीएम के काम डीएम ने करेगा कि चपरासी कर देगा, ये क्या है, इलीगल है, इलीगल है, अपराध है। तो 5 प्रकार के रीट जारी होता है अनुच्छेद 32 के। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं जियोग्राफी की ओर। अच्छा, भारत अवस्थित है कहाँ बाबू, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर देशांतर, देखो अक्षांश के कही तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। अब कह रहा है कि देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। कौन, भारत, ठीक है। भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। भारत का मानक समय रेखा कहते हैं। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारत के, हाँ, कौन कौन, तो आंधी में छाता ऊपर उड़ा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऊपर माने उत्तर प्रदेश, उड़ा माने उड़ीसा, ठीक है। और एक कौन छूट रहा है, आंधी में छत्तीसगढ़, छाता छत्तीसगढ़, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पर है विश्व में, 7वां। अगर जनसंख्या में कह दे तो प्रथम, जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ऊपर गुजरता है। कर्क रेखा कितने का, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से ऊपर गुजरता है, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर थोड़ा से कहीं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और राजस्थान, ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन, कर्क रेखा, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम माने, आरोही माने बढ़ते क्रम, अवरोही माने घटते क्रम। यानी सबसे पहले ज्यादा क्षेत्रफल किसको है बबुआ, तो मध्य प्रदेश का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का, उसके बाद सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य प्रदेश के है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश का, उसके बाद में आंध्र प्रदेश का, तब बिहार का है, ठीक है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कहलाता है। लक्षद्वीप को द्वीपों का समूह कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति प्रवाल उत्पत्ति का है। इसके कैसा है बाबू, तो यह प्रवाल उत्पत्ति द्वारा इसका निर्माण हुआ है, प्रवाल उत्पत्ति द्वारा। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है, असम 7। असम जो है बाबू 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कितने से,
असम 7 राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। कितने? 7। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में, यानी लक्षद्वीप टापू कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 47 द्वीप है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? 47 द्वीप है। ठीक है, याद रखना। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। बताया ना, 2.4% क्षेत्रफल में है। ठीक है। पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य के मध्य स्थित है। किसके बीच में? पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य में। बताओ कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर, भोपाल, आइजोल और पटना। तो पटना। बिहार से कर्क रेखा गुजरता ही नहीं है, गुजरता? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा नया राज्य बना है? तो बताओ बाबू। तेलंगाना। 2 जून 2014, 2 जून 2000 तेलंगाना। चलिए दोस्त, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलती है? कौन सी पहाड़ी है? तो नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी? नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है बाबू? तो तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। नीलगिरी पहाड़ी पर पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट मिलन होता है। नीलगिरी की सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा है। डोडा। अगर कह देगा कि डोडा बेटा की ऊंचाई कितनी है तो 2637 मीटर, 2637 मीटर है। ठीक है। ऊटी पर्यटक स्थल भी यहीं पर है, यानी अगर कहेगा कि ऊटी पर्यटक स्थल कहाँ है तो नीलगिरी पहाड़ी पर ही है। ठीक है। अगर पश्चिमी घाट के कहेगा या दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कहेगा कि कौन है, तब कौन सी है? दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो अनाईमुदी। कौन सी? अनाईमुदी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी किसे कहते हैं? तो केटू को। किसको? केटू को। केटू गाडविन अस्टीन। इसकी ऊंचाई कहेगा था 8611, 8611। अगर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछेगा था 8848, 8848 मीटर। ठीक है। देखो, भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कौन सी? यानी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है बाबू? महेंद्रगिरी है। यह चोटी उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। महेंद्र चोटी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा के गजपति जिले में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। जबकि संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी झिंदागीरा है। अगर संपूर्ण पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन है? झिंदागीरा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में अवस्थित इस पर्वत की ऊंचाई 1609 मीटर है। ठीक है। इसे सीताम्मा कोंडा और अरमा कोंडा नाम से भी जाना जाता है। किसको? झिंदागीरा को। झिंदागीरा को। उसमें ऑप्शन में झिंदागीरा नहीं था, इसलिए महेंद्रगिरी हुआ। उसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी का कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का सही क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वतमालाओं का क्रम है। तो देखो, सबसे पहले पीर पंजाल, उसके बाद में जास्कर, उसके बाद में लद्दाख, और उसके बाद काराकोरम। काराकोरम है। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? कहेगा कि मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? तो कर्नाटक के पठार से। कर्नाटक के पठार से। किसका? मालनाड क्षेत्र का संबंध। ठीक है, कर्नाटक के पठार से है। यह पठार धारवाड़ पर्वतीय प्रणाली की ज्वालामुखी चट्टानें और ग्रेनाइट से मिलकर बनी है। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से है? तो मगध एवं अंग का मैदान किसका है बाबू? तो मध्य गंगा का मैदान है। मध्य गंगा का मैदान है। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। ऐतिहासिक दक्षिणा पथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ है बाबू? तो 45 के, देखो डॉग कहाँ पर? डॉग, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है।
यानी कहने का मतलब है कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य, और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कावेरी नदी के मध्य, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से नीलगिरी के मध्य है। यानी सभी में है दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार। निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? तो बतूरा। कौन है? बतूरा। कौन? बतूरा। ठीक। निम्न में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे लंबा हिमनद है? बतूरा। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जानते हैं? तो कुमायूं हिमालय। कौन सा? देखो, अगर कहेगा कि सिंधु और सतलज के मध्य कौन नदी? पंजाब हिमालय। कौन सी? पंजाब। और सतलज और काली के मध्य कुमायूं। और काली और तीस्ता के मध्य बताओ, काली और तीस्ता के मध्य कौन है? नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग के मध्य असम हिमालय। कौन सा? अगर पूछेगा कि पंजाब हिमालय की लंबाई कितनी है तो 560 किलोमीटर। 560। उसके बाद में कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। उसके बाद में कहेगा कि नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है तो 800 किलोमीटर। कितना? 800 किलोमीटर। आसाम हिमालय की लंबाई कितनी है तो 700 किलोमीटर। ठीक है, कहीं 700 750 भी देता है किलोमीटर। देखो, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्न कथनों पर में से कौन सा सही है? केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो सही सुनिएगा। केंद्रीय उच्च भूमि अरावली श्रेणी से घिरा है। अरावली श्रेणी से घिरा है तथा इसकी पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। अच्छा बताओ, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? गुरु शिखर। क्या कहते हैं? और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी को धूपगढ़। कौन सा? धूपगढ़ कहते हैं। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली। हिमालय में कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? तो बलूत एवं बुरांस का बलूत एवं बुरांस का पेड़ हिमालय में लगाया जाता है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी झील है? तो कनवार झील। कनवार झील, या इसी को कांवर झील कहते हैं। कांवर झील कहते हैं। गोखुर झील का एग्जाम्पल है। गोखुर झील का निर्माण नदियों द्वारा होता है। गोखुर झील का निर्माण मिएंडर्स का निर्माण नदियों द्वारा होता है। भी आकार की घाटियों का निर्माण नदियों द्वारा होता है। भी आकार की घाटियों का निर्माण, लेकिन कहेगा कि यू आकार की घाटियों का निर्माण हिमनदों द्वारा। किसके द्वारा? हिमनद द्वारा। देखो, सही सुमेलित करें। लोटा पहाड़ कहाँ है? झारखंड में। लोटा पहाड़ सिंहभूम क्षेत्र में। झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में। लोटा आंदोलन कह देगा बबुआ मुजफ्फरपुर। कहाँ? मुजफ्फरपुर। अग्नि गुंडला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अग्नि गुंडला आंध्र प्रदेश में। कल्याणी पहाड़ी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। खो दरीबा पहाड़ कहाँ है? राजस्थान में। खो दरीबा। ठीक है। अच्छा बताओ, टाइगर पहाड़ी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। पश्चिम बंगाल के दूनागिरी उत्तराखंड। दूनागिरी खासी पहाड़ी मेघालय में, और नियमगिरी पहाड़ी ओडिशा में। चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखे होंगे। अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ कि माना दरा, लिपुलेख दरा और नीति दरा भारत के किस राज्य में है? माना दरा, लिपुलेख दरा और नीति दरा यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तीनों दरा आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।